हेलो बच्चों, हम सभी ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो प्रमेय का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है तो उसका जो फर्स्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें 1 से लेकर 8 तक के मैंने प्रमेय को समझाया था आप सभी को, और प्लस में उसके एग्जाम्पल भी हमने दिया था। ठीक है, हम चाहेंगे कि अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो उसे भी जरूर देखें आप। ठीक है, पूरा मजा आएगा और इस वीडियो में भी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको भरपूर मजा आने वाला है। ठीक है, और पूरी हर एक बात हमारे द्वारा जो लिखी गई है वो सारी की सारी समझ में आएगी आपको। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रमेय को देखेंगे। प्रमेय संख्या 9 से स्टार्ट करने हैं क्योंकि आपको 8 से हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो ट्रेंगल जो लिखा हुआ है, तो ट्रेंगल का मतलब त्रिभुज होता है। ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, सर्वानुसम का अर्थ बताना चाहता हूं। ठीक है, कि सर्वानुसम क्या होता है, सर्वानुसम आकृतियों का क्या मतलब होता है। तो सुन लीजिए सही बच्चे कि वैसी आकृतियां जो सभी प्रकार से, चाहे वो आकार से या माप से, दोनों से क्या हो, समान हो, ऐसी आकृति को हम सर्वानुसम आकृतियां कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी दो आकृतियां जो एक के ऊपर एक रखने से वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर ले, ढक लेती हो, उसे हम कहते हैं सर्वानुसम आकृतियां। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सही बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं एक 5 का सिक्का कहूं और एक 10 का सिक्का कहूं तो सीधी सी बात है कि 10 का सिक्का तो 5 का सिक्का को तो ढक लेगा, लेकिन 5 वाला सिक्का 10 वाले सिक्के को नहीं ढक पाएगा। इसका मतलब यह है कि 5 वाला सिक्का और 10 वाला सिक्का ये दोनों सर्वानुसम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही प्रकार के 5 के सिक्के को लाते हैं और दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो सीधी सी बात है कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, ढक लेंगे। तो हम दोनों को कह सकते हैं कि दोनों सर्वानुसम आकृतियां है, क्योंकि उनकी आकार भी समान है और माप भी समान है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वानुसम आकृतियों का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप अपने दोनों जो कान ले हैं, जो दोनों कान है, उन दोनों कानों को देख लीजिए तो दोनों कान जो होते हैं वो भी आपका सर्वानुसम होते हैं। दोनों आपके हाथ का जो पंजा होता है वो भी आपका सर्वानुसम है। तो सीधी सी बात है कि सर्वानुसम चीजें तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन अगर ये प्रश्न उठता है कि सर्वानुसम आकृतियों का क्या मतलब होता है तो उस समय हमारी बोलती बंद हो जाती है। हम चाहेंगे कि आप सर्वानुसम आकृतियों का मतलब आप समझा दें किसी को, अगर कोई आपसे पूछना चाहता है तो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। लिखा हुआ है त्रिभुजों की सर्वानुसमता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में त्रिभुजों के ही बारे में। तो दो त्रिभुज सर्वानुसम कब होते, जरा इन सब सारे शर्तों को हम इस वीडियो में देखेंगे। लिखा है कि दो त्रिभुज सर्वानुसम तब कहलाते हैं जब एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण के क्या हो, बराबर हो। इसका कहने का मतलब यह है बच्चे कि देखिए यहां पर जो ए बी है इस PQ के बराबर हो, ये जो BC है इस QR के बराबर हो, ये जो AC है ये PR के बराबर हो, तो भी हम सर्वानुसम कह सकते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ है AB बराबर PQ हो, BC बराबर QR हो, AC बराबर PR हो। और इधर भी देखेंगे कि जब ये जो भुजाएं बराबर है, इसके साथ ही साथ यहां पर कोण को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि इसमें लिखा भी है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाएं और कोण के क्या होनी चाहिए, बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर कोण क्या होना चाहिए, P के, तो कोण एक बराबर कोण P। कोण B किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के, तो कोण B बराबर कोण Q। कोण C किसके बराबर होना चाहिए, कोण R के, तो कोण C बराबर कोण R। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वानुसम है। ठीक है, अब रही बात की सर्वानुसम की, इतनी सारी कसौटियां आपको हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कसौटी देखेंगे। एक चीज और जान जाइए कि सर्वानुसमता के लिए जो प्रतीक चिन्ह होता है ये होता है, जो बराबर के चिन्ह देकर जो इस तरह से जो ऊपर जो आकृति बनाई गई है इस तरह से आपको बनाएंगे तो इसे ही हम सर्वानुसमता कहेंगे। जैसे आप पढ़े होंगे कि जब इस तरह से जब एक बिंदु होता है तो आप इसे भाग बोलते हैं, इस तरह से जब चिन्ह होता है तो आप इसे प्रतिशत बोलते हैं। तो इस तरह से जब आपको चिन्ह दिखाई देगा तो आप उसे सर्वानुसमता का चिन्ह बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रमेय संख्या 9 की तरफ। तो प्रमेय संख्या 9 है SAS। एस का मतलब साइड होता है, ए का मतलब एंगल होता है और एस का मतलब साइड होता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, देखिए कहता है यदि दो त्रिभुज सर्वानुसम होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत कोण, ये ध्यान दीजिएगा, उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के क्या हो, बराबर हो। तो जरा ध्यान से समझिएगा, ये देखिए ये जो AB है ये इस त्रिभुज की PQ भुजा के क्या है, बराबर है। तो ये AB बराबर है क्या, PQ। उसी तरह से आप यहां पर देखें
कि जो AC है वो इस त्रिभुज की PR के क्या है बराबर हो, तो AC बराबर क्या हो जाएगा PR। और ये दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है वो A और इस वाला जो कोण P है वो दोनों कोण बराबर है, कोण A बराबर कोण P। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वानुसम होते हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि त्रिभुज जो है ABC और त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC में AB बराबर है PQ के और जो AC है वो बराबर है PR के, और दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण A है जो PQR त्रिभुज के कोण P के क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज है ABC वो सर्वानुसम है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और इस जो सर्वानुसमता नियम को हम लोग बोलते हैं SAS। इसकी वजह यह है कि दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल है, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो एंगल A है वो AB और AC के बीच में है ना। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सर्वानुसमता नियम है ये SAS सर्वानुसमता नियम है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर कोई त्रिभुजों को आप सर्वानुसम सिद्ध कर देते हैं तो बाकी पार्ट भी उसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूं कि अगर आपका दोनों जो पंजा है हाथ का वो दोनों सर्वानुसम है तो आप सीधी सी बात है कि आप कह सकते हैं कि आपका अंगूठा दूसरे वाले हाथ के अंगूठे के बराबर है। तो ये इसी तरह से आप इस त्रिभुजों में कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुजों में सर्वानुसम सिद्ध कर देंगे तो उनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसके बराबर होने के लिए आप लिख सकते हैं कि संगत भागों के लिए आप लिख सकते हैं CPCT। आप कमेंट में हमको बताइएगा कि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ABC और PQR क्या है, सर्वानुसम है। ऊपर चलिए, ये हमने कहा कि ABC और PQR सर्वानुसम है। तो जब हम इस दोनों त्रिभुजों को सर्वानुसम सिद्ध कर दिए तो सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं कि BC बराबर में क्या होगा, QR होगा। तो हम कह सकते हैं CPCT से। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर QR और ये क्या बता सकते हैं, CPCT से। क्योंकि इसका मतलब होता है कि जब आप दो त्रिभुजों को सर्वानुसम सिद्ध कर दिए हैं तो बाकी अब संगत भागों के लिए बराबर आप कर सकते हैं और उसमें आप बता सकते हैं कि CPCT से। ठीक है, लेकिन आप CPCT का फुल फॉर्म हमको कमेंट में जरूर बताइएगा आप। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न है, कहता है कि ये जो चित्र में एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज PQR है, तो कहता है क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वानुसम है। तो आप देखिए कि इस त्रिभुज में AB बराबर कितना है, 4.5 और त्रिभुज PQR में PQ कितना है, AB 4.5 है। तो हम कह सकते हैं AB और PQ ये दोनों बराबर हो गए। और ये देखिए कि AC भी 5 है और ये देखिए PR भी कितना है, 5 है। तो AC अच्छा कोण AC बराबर कोण PR हो गया। और इनके दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण कितना है, ये 40 डिग्री है। और यहां पर भी देखिए त्रिभुज PQR में भी जो कोण है दोनों भुजाओं के बीच में वो कोण कितना है, 40 है। तो हम कोण A बराबर कोण P कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये शर्तों पर बैठ रहा है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वानुसम है त्रिभुज PQR के। और कौन सा रूल बता सकते हैं, SAS, क्योंकि दोनों भुजाओं के जो बीच में एंगल होना चाहिए। और देखिए कि दोनों 4.5 एक भुजा है और एक भुजा 5 है और दोनों भुजाओं के बीच में कोण है 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोनों जो है त्रिभुज है ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वानुसम है और इसकी शर्तें क्या है, SAS नियम से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं एक और प्रमेय को देखते हैं और ये प्रमेय है 10 नंबर प्रमेय का आता है ASA। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। तो जो दो कोणों के बीच में अब भुजा है आपका, ठीक है, जैसे आप देखिए एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप गौर से देखिए तो यहां पर देखिए कि कोण जो B है वो कोण Q के बराबर है और कोण जो C है वो कोण R के बराबर है। और दोनों कोण के बीच वाली भुजा कौन है, BC है। और इस त्रिभुज PQR में जो है दोनों कोण के बीच में जो भुजा है QR है। तो BC बराबर किसके है, QR के है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वानुसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, और इसकी शर्तें हम बता सकते हैं ASA। अब एक इसी प्रमेय पर एक सवाल देखते हैं, उस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC
क्या त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम है? तो आप यहाँ पर गौर करिए कि यहाँ पर कोण बी है ये 40 है और कोण क्यू है ये भी 40 है, कोण सी है ये 50 है और कोण आर है ये भी 50 है, और इन दोनों कोणों के बीच में जो भुजा है वो 5 सीएम है और यहाँ पर भी जो भुजा है वो भी 5 सीएम है। तो सीधी सी बात है कि सबके सब क्या है, बराबर है, दो कोण भी बराबर है और उनके दोनों कोण के बीच वाली भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और लिख सकते हैं नियम कि ए नियम से। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप एक बार लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। प्रमेय संख्या 11 क्या कहता है? देखिए 11 कहता है एएएस सर्वांग समता नियम। अब एएएस सर्वांग समता नियम क्या कहता है कि पहले दो कोण है तब जाके एक भुजा है। इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और फिर ये भुजा बीसी है ये भुजा क्यू आर के बराबर है। तो भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। इतनी सारी अगर आपके पास शर्तें हैं तो भी आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और नियम बता सकते हैं कि एएएस सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, अब एक इसी पर एक सवाल देख लेते हैं। देखिए ये आपके सामने एक प्रश्न है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप देखिए कि कोण ए का मान कितना डिग्री है, 30 है, और कोण पी का भी मान 30 है। तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण पी बराबर ये 30 डिग्री हो गया। कोण बी का मान 70 है, कोण क्यू का भी मान 70 है, यानी कोण दोनों कोण बराबर हो गया। फिर उसके बाद ये नीचे वाली भुजा बीसी देखिए, बीसी भी 4 है और क्यू आर भी कितना है, 4 है। तो इसका मतलब ये दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है, सर्वांगसम है। और नियम कौन सा बता सकते हैं, क्योंकि पहले कोण फिर भुजा, यानी एएएस नियम से। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रमेय भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब चलिए अब हम प्रमेय नंबर 12 को पढ़ते हैं। तो प्रमेय 12 कहता है कि एस का मतलब क्या हुआ, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की ये जो AB है ये त्रिभुज पी क्यू आर की इस पी क्यू भुजा के बराबर है, और बीसी भुजा जो है वो क्यू आर के बराबर है, और एसी भुजा जो है वो पी आर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, अब इस पर एक सवाल देखते हैं। पूछा गया प्रश्न में आपसे कि क्या ये दोनों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर ये सर्वांगसम है? तो आप देखिए कि एबीसी भी 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर, एबी भी 2 सेंटीमीटर है और पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ भाई बराबर है। बीसी भी 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी बराबर है। एसी भी 3 सेंटीमीटर है, पी आर भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, और नियम बता सकते हैं एस नियम से। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, जरूर मजा आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रमेय की ओर। अगला प्रमेय है आरएचएस सर्वांगसमता नियम। आरएचएस सर्वांगसमता नियम क्या कहता है? तो इसका फुल फॉर्म देखिए, आर का मतलब होता है राइट एंगल। ठीक है, और राइट एंगल का मतलब क्या होता है, समकोण होता है, और एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसका मतलब कर्ण होता है, और एस का मतलब साइड होता है, जिसका मतलब भुजा होता है। ठीक है, तो समकोण कर्ण और भुजा। तो ये क्या कहता है कि एक समकोण का मतलब 90 डिग्री। तो ये त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अब कह रहा है समकोण कर्ण। तो कर्ण का मतलब देखिए ये एसी कर्ण है, और इधर में ये कर्ण जो है कौन है, वो पी आर है। वैसे समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो समकोण भी है, कर्ण भी है, और एक भुजा का है बराबर है। तो नीचे वाली भुजा भी देख लीजिए, वो बीसी बराबर है, वो आर क्यू के या क्यू आर के बराबर है। तो कोण भी बराबर कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, और एसी बराबर पी आर है, और जो भुजा है एक वो बीसी बराबर क्यू आर है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये आरएचएस सर्वांगसमता नियम उसी त्रिभुज में लगेगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है बच्चे, अब हम चलते हैं एक सवाल बनाते हैं कि ये सवाल दिया हुआ है कि प्रश्न में कि यदि AB बराबर AC हो, ये AB बराबर AC आपके प्रश्न में दिया हुआ है, और AD लंब है BC, तो सर क्या त्रिभुज ABD का मतलब ये देखिए, मैं पेंट कर देता हूं इसको, त्रिभुज ABD ये वाला, ठीक, जिसको हमने कलर किया, और त्रिभुज ACD ये जो सादा है। ठीक है, सिद्ध करना है दोनों सर्वांगसम है। देखिए दोनों में एक बात ये देखिए कि AB बराबर AC पहले ही आपको प्रश्न में दे दिया है, तो इसलिए हमने लिख दिया है प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार लिखा है? क्योंकि आपके प्रश्न में दे दिया कि AB बराबर AC। और देखिए कि ये कोण जो है D पर 90 डिग्री के दोनों तरफ से बना है कोण, इधर भी बना है और इधर भी बना है। तो हम कह सकते हैं कि ADB बराबर ADC बराबर 90 डिग्री, यानी D बिंदु पर कोण इधर भी बना, इस त्रिभुज के लिए भी 90 बना, इस त्रिभुज के लिए भी 90 बना।
और एक विशेष बात ये देखिए कि जो भुजा एडी है वो दोनों त्रिभुज में शामिल है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ये एडी जो है वो घनिष्ठ भुजा है। तो सीधी सी बात है कि हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांश में त्रिभुज ए सी डी के, और कौन सा रूल से, कौन सा नियम से, तो हम कह सकते हैं आर एच एस सर्वान समता नियम से, क्योंकि आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब समकोण होना चाहिए, तो समकोण भी है। एच का मतलब हाइपोटेनस, जिसका मतलब कण है, तो कण भी बराबर है, और एस का मतलब साइड, तो एक भुजा भी बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर एच एस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वानुसर में। ठीक है बच्चे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतना समझ में आया होगा इस वीडियो में जितनी भी सारी बातें बताई रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, नम्रता पूर्वक आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, धन्यवाद।